बिहेवियरिज्म के लिए राहें इस्तवार हो रही हैं, राहें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं बिहेवियरिज्म के लिए, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव में समझिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी, इन द डेकेड बिफोर वाटसन फॉर्मली फाउंडेड बिहेवियरिज्म, एक डेकेड पहले बिहेवियरिज्म के ऐलान होने से पहले, द इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स फेवर्ड द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी। अच्छा, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया है कि कोई भी स्कूल ऑफ थॉट बन रहा है ना, जैसे खास तौर पर बिहेवियरिज्म की बात करें तो ये नहीं कि वाटसन आया और उसने ही सबसे पहला काम किया था बिहेवियरिज्म के अंदर, ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ एक सेपरेट स्कूल के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उससे पहले भी काम हो रहा था। ये मैंने उससे पहले की सारी बातें आपको बताई, जितने भी पिछले लेक्चर हैं मैंने 16, वो बिहेवियरिज्म के बाकायदा तौर पर एक अलग स्कूल का ऐलान होने से पहले के काम है, वो सारे है, सारा बिहेवियरिज्म वो, ठीक है। लेकिन ये है कि किसी ने एज अ बिहेवियरिज्म उसको डेवलप किया है, एज अ स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया, तो वो जेबी वाटसन है। काम इससे पहले भी हो रहा था, लोग इससे पहले भी इसको मानते थे, जैसे अभी ये वाली बात की है कि उससे पहले ही क्लाइमेट बनना शुरू हो गई थी ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है जी। Indeed, the overall movement of American psychology was in a behavioristic direction. फिर अमेरिकन साइकोलॉजी जो थी वो बिहेवियरिस्टिक डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू हो चुकी थी उस वक्त, ठीक है। ओवरऑल मूवमेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। रॉबर्ट वुडवर्थ एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी रोट दैट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वर स्लोली कमिंग डाउन विद बिहेवियरिज्म। ये रॉबर्ट वुडवर्थ ने कहा कि जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बिहेवियरिज्म की तरफ आना शुरू हो रहे थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बिहेवियरिज्म को मानना शुरू हो गए थे, उसकी ऑथेंटिसिटी को मानना शुरू हो गए थे, उसकी वैल्यू को मानना शुरू हो गए थे। एज मोर ऑफ देम, इनमें से ज़्यादा एक्सप्रेस्ड अ प्रेफरेंस फॉर डिफाइनिंग साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ज़्यादा लोगों ने इसकी डेफिनेशन करना शुरू कर दी थी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर होनी चाहिए। बिहेवियरिज्म का भी यही बात है, बिहेवियरिज्म ने भी यही बोला है, रादर दैन एज एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द कॉन्शियसनेस, इसके बजाय कि कॉन्शियसनेस को वैल्यू दें या कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। बिहेवियर की तरफ आना चाहिए हमें। वुडवर्थ ने, ये इसका हवाला है। हम कोई भी बात दलील के बगैर नहीं करते, हम कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं करते जनाब, हम बुक से देखते हैं, बुक से कंसल्ट करते हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट या लॉजिक देते हैं वो उन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है जी। अगर आपको कोई लगे, कोई इशू या डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कौन सी बुक है। इस जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है ना, इसके पहले लेक्चर में मैंने बुक के बारे में भी बताया है। आगे बढ़ते हैं जी। इन 1911 वॉल्टर पिल्सबरी, एक तो यार इनके नाम बड़े अजीब से होते हैं। इन 1911 वॉल्टर पिल्सबरी हु हैड स्टडीड विद टिचनर, इसने टिचनर के साथ काम किया था जो स्ट्रक्चरलिज्म वाला था। डिफाइंड साइकोलॉजी इन हिज टेक्स्ट बुक एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, इसने भी अपनी बुक के अंदर साइंस ऑफ बिहेवियर ही बोला है साइकोलॉजी को, ठीक है। अब ये देखो, बिहेवियरिज्म के भाई लोग पहले ही मानने लगे थे उसको। ही आर्ग्यूड दैट इट वाज पॉसिबल टू ट्रीट ह्यूमन बीइंग्स एज ऑब्जेक्टिवली एज एनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स। वो कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, इंसान है, उनको भी हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उनको भी हम ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम दूसरे फिजिकल यूनिवर्स को देख सकते हैं। फिजिकल जितनी भी फिजिकल चीजें हैं यूनिवर्स के अंदर, जैसे उनको देख सकते हैं ना ऑब्जेक्टिवली, वैसे हम ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन बीइंग्स को भी देख सकते हैं, ये पॉसिबल है। उसने ये दलील दी है, ठीक है जी। विलियम मैकडॉगल रोट साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर, इसने ये बुक लिखी थी स्टडी ऑफ बिहेवियर, इसके अंदर भी यही वाली बात की गई है। एंड नाइट डनलैप अ साइकोलॉजिस्ट, ये एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी वेयर वाटसन वाज टीचिंग, ये वहीं पर वाटसन भी टीच कर रहा था। प्रपोज दैट इंट्रोस्पेक्शन बी बैंड फ्रॉम द साइकोलॉजी, इसने ये बोला कि जो इंट्रोस्पेक्शन है जनाब, इसको बैन कर देना चाहिए साइकोलॉजी के अंदर से, क्योंकि ये इतना मतलब कि इतना वैलिड मेथड नहीं है। इसको मतलब ये एक आपको बता रहा है कि लोगों ने किस तरह से उसको रद्द किया है कि इसको बैन हो जाना चाहिए, ये इतना मतलब कि इतना अच्छा नहीं मेथड है ये। अच्छा, एक चीज़ और बात, इंट्रोस्पेक्शन ये नहीं है कि बिल्कुल ही फजूल मेथड है। हम बहुत सी जगहों पे इंट्रोस्पेक्शन ही यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम क्लाइंट से, इंडिविजुअल से कुछ पूछ रहे होते हैं तो हम इंट्रोस्पेक्शन ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम जो साइको एनालिसिस के अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन ही यूज़ हो रहा था। ये भी इसका मतलब यही है कि बिल्कुल बेकार है। लेकिन उन्होंने बोला था कि इसमें बहुत सी खामियाँ हैं, इंट्रोस्पेक्शन के अंदर ना बहुत सी खामियाँ हैं जो वैलिड थी। अच्छा जी, विलियम मॉन्टेगी प्रेजेंटेड अ पेपर, विलियम मॉन्टेगी ने एक पेपर दिया था 1912 के अंदर है, हैज साइकोलॉजी लॉस्ट हिज माइंड।
कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी ने अपना माइंड खो दिया है। टू द एपीएस न्यूयॉर्क ब्रांच एपीओ को दिया था। मॉन्टेगी स्पोक ऑफ मूविंग टू डिस्कार्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड और कॉन्शियसनेस, उसने बोला कि हमें इस तरफ जाना चाहिए कि हम कॉन्शियसनेस और माइंड को रद्द कर दें, ठीक है। एंड टू सब्सटीट्यूट, और इसकी बजाय हम क्या करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर, इसकी जगह हम बिहेवियर की बात करें एज द सफिशिएंट ऑब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी, के साइकोलॉजिकल स्टडी के अंदर हमारा फोकस बिहेवियर होना चाहिए, इसने ये बोला विलियम मॉन्टेगी ने, ठीक है। इसने बोला कि हमें फोकस करना चाहिए बिहेवियर पर। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद J.R. एंजल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, परहैप्स द मोस्ट प्रोग्रेसिव ऑफ द फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट। ये J.R. एंगल मोस्ट प्रोग्रेसिव साइकोलॉजिस्ट थे, फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि बहुत ही फेमस और प्रोग्रेसिव थे फंक्शनल साइकोलॉजी में। प्रिडिक्टेड दैट अमेरिकन साइकोलॉजी वाज रेडी फॉर ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी, वो भी मान रहा था कि यार ये तैयार है कि ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाए, यानी कि इससे अच्छा मेथड अडॉप्ट करें साइकोलॉजी के अंदर, या साइकोलॉजी के अंदर अगर हमने देखना है या साइकोलॉजी को देखना है तो इससे ज़्यादा अच्छा मेथड अडॉप्ट करें। अच्छा, एक और चीज़, जब बिहेवियरिज्म आया ना तो इसने तमाम साइकोलॉजी की तमाम साइकोलॉजी को पलट के रख दिया, यानी कि इसने इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट दिया ना साइकोलॉजी के अंदर, वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर के बड़े बड़े लोग जो है ना मान गए इसको कि वाकई यार क्या स्कूल ऑफ थॉट है, क्या कमाल है। इसने ये भी बता दिया, बिहेवियरिज्म ने ये भी बताया है कि कोई बिहेवियर कैसे चेंज करना है, और इसने ये भी बता दिया कि कोई बिहेवियर कैसे अपने क्रिएट करना है। इतनी कमाल की चीज़ है, इसने इतनी कमाल की लॉजिक्स दी है इसमें। जब हम इसकी टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इन 1910 ही कमेंटेड दैट, J.R. एंजल की ही बात हो रही है। It seemed possible that the term consciousness would disappear from psychology much as the term soul had disappeared। वो कहता है कि ये पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए कि कॉन्शियसनेस बिल्कुल ही डिसअपेयर या ख़त्म कर दिया जाए साइकोलॉजी के अंदर, जैसे सोल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ था, ठीक है। हो सकता है कि वो कहते हैं कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ऐसा है नहीं। उन्होंने एक बस अपना नज़रिया दिया है, लाजमी नहीं सारे लोग उससे अग्री करें, मैं भी अग्री नहीं करता कि ये कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ कंप्लीटली रॉन्ग या कंप्लीटली सही नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, 3 years लेटर, यानी कि 1910 के बाद 3 साल बाद J.R. एंजल ने शॉर्टली बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ वाटसन बिहेवियर मैनिफेस्टो के पब्लिश होने से कुछ अरसा पहले, बिहेवियर मैनिफेस्टो क्या है, ये इसने पेपर लिखा था एक बहुत ही ज़बरदस्त, यही समझ लें कि इसकी बुनियाद थी। एंजल 1913 के अंदर ही ये दिया था इसने, बिहेवियर मैनिफेस्टो 1913 के अंदर ही इसने लिखा, सजेस्टेड दैट इट वुड बी प्रॉफिटेबल इफ कॉन्शियसनेस वर फॉरगेटन एंड एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिवली इंस्टेड। वो कहता है कि ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि हम कॉन्शियसनेस को छोड़ दें, भूल जाएं, और इसकी जगह हम एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर दें। ये हमारे लिए कहता है ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये ज़्यादा वैलिड है हमारे लिए, ठीक है। J.R. एंजल का कहना था, ठीक है जी, ये जो कि फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट था, उसका ये कहना था कि हमें बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए बजाय इसके कि हम कॉन्शियसनेस के थ्रू देखें उसको, ठीक है। बिहेवियर मैनिफेस्टो के बारे में आपको बताते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग साइकोलॉजी के हवाले से, बिहेवियरिज्म के हवाले से, और J.B. वाटसन ने जो दिया था। बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो क्या है, बेसिकली इसको देखते हैं, जो बिहेवियरिज्म के अंदर बहुत अहम अपना मुकाम रखता है। J.B. वाटसन 1913 आर्टिकल, ये बेसिकली उसका आर्टिकल था, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। अच्छा, अब ये वाला इसका जो टाइटल था ना इस आर्टिकल का, इस पब्लिकेशन का, वो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। अब इसके 2 मीनिंग बन रहे हैं, पहले मतलब कि 2 मीनिंग बन रहे हैं, देखते हैं कौन कौन से। एक तो ये है कि साइकोलॉजी खुद को एज अ बिहेवियरिस्ट देखती है, बेसिकली साइकोलॉजी क्या है, वो कहता है खुद को एज अ बिहेवियरिस्ट देखती है, और साइकोलॉजी है ही बेसिकली बिहेवियरिज्म, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मीनिंग जो पहले मैंने किसी वीडियो में बताया है, वो ये है कि बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी बेसिकली वही है जो जैसे बिहेवियरिस्ट उसको देख रहा होता है, यानी जाहिर सी बात है बिहेवियरिस्ट तो ऑब्जेक्टिवली देखेगा ना चीज़ों को और स्टडी करेगा उसको, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। अब ये दोनों मीनिंग बन रहे हैं, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही सही लग रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं। तो जो मीनिंग आपको समझ आए या समझाया जाए वही आपने पिक कर लेना। बिहेवियर साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज कि साइकोलॉजी खुद को एज अ बिहेवियरिस्ट ही देखती है, और उसके बाद साइकोलॉजी बेसिकली है ही वही साइकोलॉजी है, वही उसकी डेफिनेशन है जैसे बिहेवियरिस्ट उसको देखता है। इसका जो दूसरा नाम है जो इसको समझा जाता है वो है बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो। बेसिकली मैनिफेस्टो क्या होता है, मंशूर होता है, एम्स होती हैं कि वो बेसिकली है क्या। बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो है कि बिहेवियरिज्म बेसिकली है क्या है,
ठीक है, दैट इनिशिएटेड बिहेवियरिज्म एज अ डिसिप्लिन एंड एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी। इसी जो आर्टिकल ने या इसी पब्लिकेशन ने बिहेवियरिज्म को एक अलग से डिसिप्लिन बनाया या इनिशिएट किया, और एकेडमिक फील्ड भी इसी आर्टिकल के बाद, इसी पब्लिकेशन के बाद वो बनी। इसके यही बेसिकली बुनियाद थी बिहेवियरिज्म की। अच्छा, इसके अंदर क्या था बेसिकली, while the intent of the paper was to present बिहेवियरिज्म एज साइकोलॉजीज पाथ टू बिकमिंग अ नेचुरल साइंस। इसका बेसिकली मकसद यही था कि जो बिहेवियरिज्म है ना, इसको एज अ पाथ टू बिकमिंग अ नेचुरल साइंस को नेचुरल साइंस बनाना था। वॉटसन ऑल्सो इंसिस्टेड दैट एम्पिरिकल डेटा एंड प्रिंसिपल्स जनरेटेड बाय सच अ नेचुरल साइंस। वो कहता है इस तरह की जो नेचुरल साइंस है ना, इससे जो डेटा लिया जाता है और जो प्रिंसिपल्स जनरेट किए जाते हैं मस्ट बी अप्लाइड, वो लाजमी तौर पर अप्लाई होने चाहिए टू सॉल्विंग ह्यूमन एंड सोशल प्रॉब्लम्स। कहता है इस तरह की जो साइंस है ना, उससे जो डेटा या प्रिंसिपल लिए जाते हैं वो लाजमी तौर पर, ये एक और दलील दे रहा है बिहेवियरिज्म के हक में, याद रखिए दलील दे रहा है वो, कि जो इससे प्रिंसिपल बनते हैं या इससे हम डेटा लेते हैं, जो रिजल्ट्स निकालते हैं, वो लाजमी तौर पर आपकी जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं और सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। अगर तो वो सॉल्व कर रही है, इफ़ द साइंस वाज टू हैव सब्सटेंशियल मीनिंग एंड वैलिडिटी, अगर तो वो खुद को मनवाना चाहती है, अगर वो वाली साइंस खुद को मनवाना चाहती है और वैलिड रहना चाहती है, बनना चाहती है, और उसका जो मीनिंग है वो बनाना चाहती है, तो उसको लाजमी तौर पर ये काम करना चाहिए। अगर वो ये नहीं कर रही तो इट मीन्स कि वो वैलिड नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है एक साइंस होने का। ठीक है जी, वो कहता है कि हम इस तरह की नेचुरल साइंसेज से जो मीनिंग या रिजल्ट्स निकालते हैं वो लाजमी तौर पर ह्यूमन प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम्स को हल करनी चाहिए। अगर वो करती है तो वो साइंस है वैलिड साइंस है, अगर वो नहीं करती तो वो वैलिड साइंस नहीं है। ठीक है जी, आई होप कि आपको बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो का थोड़ा सा पता चल गया होगा, लॉजिक समझ आ गई होगी। बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि जो उसने पब्लिकेशन की थी, पेपर दिया था, जिसके बाद से ही बेसिकली ये स्कूल ऑफ थॉट बना है। आगे बढ़ते हैं जी, लास्ट स्लाइड है हमारे पास इस वीडियो की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। Thus the notion that psychology should be the science of behavior was already converting। अच्छा, ये वाला जो था ना, ये पीछे साथ जितनी भी हमने तमहीद बांधी, इसका मतलब ये है कि जो नोशन दैट साइकोलॉजी शुड बी द साइंस ऑफ बिहेवियर वाज ऑलरेडी कन्वर्टिंग, वो पहले से ही लोग इसको मानना शुरू हो गए थे, कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे कि जो साइकोलॉजी शुड बी द साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, शुड बी द साइंस ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर की साइंस होनी चाहिए, ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहे थे इस तरफ लोग। वॉटसन ग्रेटनेस वॉज नॉट इन बीइंग द फर्स्ट टू प्रपोज द आइडिया। वो कहता है कि जो वॉटसन की ग्रेटनेस है ना, या उसकी जो वैल्यू है, या उसको जो मतलब कि अहमियत देनी चाहिए, उसको प्रेज करना चाहिए, वो इस वजह से नहीं करना चाहिए कि उसने ये आइडिया दिया है, या उसने सबसे पहले आइडिया प्रपोज किया, या सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट को दिया है। ये उसकी बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कहता है इस वजह से ज़्यादा वैल्यू नहीं है उसकी। वैल्यू किस वजह से होनी चाहिए, या उसको प्रेज किस वजह से करना चाहिए? बट इन सेइंग परहैप्स मोर क्लियरली देन एनीवन एल्स व्हाट द टाइम वर्क कॉलिंग फॉर। वो कहता है उसको शाबाश इसलिए देनी चाहिए कि उसने ये महसूस कर लिया था कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है दुनिया को, या अब साइकोलॉजी को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसने अंडरस्टैंड कर ली थी, वो समझ लिया था। और उसके फ़ौरन बाद फिर जब उसने समझ लिया, उसको लगा कि अब स्कूल ऑफ थॉट को आ जाना चाहिए और इसको बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कन्फ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। तो फिर उसने स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरिज्म दिया। वो कहते हैं ये दिया है, इस वजह से उसको प्रेज नहीं करना चाहिए, हालांकि ये भी अच्छी चीज़ है, उसको प्रेज इस वजह से करना चाहिए कि उसने वक्त की ज़रूरत को समझा। सिंपल अल्फाज में अगर बोलूँ, उसने क्या किया, वक्त की ज़रूरत को समझ लिया। जब उसने समझा तो फिर उसने टक से करके बिहेवियरिज्म को दे दिया। उसने बोला कि जी बिहेवियरिज्म को समझें और इसको अप्लाई करें, क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक मेथड है। ही रिस्पॉन्डेड बोल्डली एंड आर्टिकुलेटली एज द एजेंट ऑफ रेवोल्यूशन। उसने जब उसको लगा पता कि यार ये इसकी ज़रूरत है, तो उसने फ़ौरन बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ और वाज़े अल्फाज में इसका क्या किया, सामने आया और उसने एक एजेंट के तौर पर काम किया, रेवोल्यूशन के एजेंट के तौर पर। यानी कि ये आपको वर्ड्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब उसको ये महसूस हो गया, उसने फ़ौरन आके क्या किया, अनाउंस कर दिया। हुज इनविटेबिलिटी एंड सक्सेस वर्स अश्योर्ड। वो कहते हैं कि उसकी जो क्या है, उसका कबूल होना और उसकी कामयाबी पहले से अश्योर्ड थी। उसको पता चल गया कि यार ये इसकी कामयाबी होगी, पहले से अश्योर्ड थी। क्यों? क्योंकि पहले से लोग उस पर बात करना शुरू हो गए थे, इसके हक में लॉजिक देना शुरू हो गए थे, आर्गुमेंट्स करना शुरू हो गए थे, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी अंडर वे। यही वाली बात है
कि वो ऑलरेडी अंडरवे था, वो ऑलरेडी लोग इस तरफ आ रहे थे, इसलिए उसने सामने आने का सोचा और आके ये अपने नज़रियात दिए, अपना ये थ्योरी दी और लोगों ने एक्सेप्ट की और एक बहुत बड़ी चेंज आ गई साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की वजह से। कभी इस पर भी मज़ीद बात करेंगे कि क्यों बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियरिज्म, और आपको बताएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी इसके हवाले से। तो ये था हमारा जी आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत लेंथी लेक्चर हो चुका है जी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं, मज़ा आया है या नहीं आया। अगर कोई खामी रह गई हो, कमी रह गई हो, मैं आप सबको वेलकम करूँगा कि आप वो मुझे बताएँ, कमेंट करके बताएँ कि क्या खामी रह गई, फिर उसको दूर किया जा सके। थैंक यू सो मच जी।